जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितने भी चीज़ों को पढ़ाया है आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा और चीज़ों को समझा होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। हम सब पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जो 1857 की क्रांति के दौरान जो अन्य जन आंदोलन हुए थे, जो विद्रोह हुए थे, जैसे संताल विद्रोह, पागलपंथ, कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन, ये सब संबंधित चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। और उस समय आधुनिक भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ था, हमने यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है। आप सारे दोस्त, उम्मीद है कि सब लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। जो भी दोस्त भाई बहन अभी नए जुड़े होंगे चैनल से, तो आप क्रम यानी एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करें। ये हमारी जो सीरीज़ है वो आधुनिक भारत का इतिहास सीरीज़ चल रही है। इसमें हम कंप्लीट आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराएंगे, जो लगभग सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस के क्वेश्चन इतिहास से आते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, उस सब एग्जाम में ये बहुत ही लाभदायक है। और हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक की चीज़ों को एक क्रम से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या? हम यहाँ पढ़ेंगे आधुनिक भारत। देखिए, हमने शिक्षा का विकास पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेस का विकास। उस समय जो पत्रिका आई थी, जो मैगजीन आई थी, कौन लाया था, उसका संपादन कहाँ से हो रहा था, उसके प्रकाशक कौन थे, जो एग्जाम में आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक तरफ दे दिया जाता है इसका प्रकाशक कौन था, इधर समाचार पत्र का नाम दे देगा, इधर प्रकाशक दे देगा या ईयर दे देगा। तो आपको मैच कराने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज। तो आप जितने भी भाई बहन हैं सब अच्छे से वीडियो को देखने की कोशिश करिए। तो देखिए, चलिए हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। हमने देखिए पिछले वीडियो हमने सैडलर कमीशन तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। ये जो हमारा सैडलर कमीशन आया था, हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। देखिए, उसके नीचे कुछ फैक्ट दिया गया है जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि यानी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम उस फैक्ट को भी देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ जो फैक्ट दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में, यानी 1784 में होती है। कौन करता है? सर विलियम जोन्स। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो कब हुआ था? 1784 में, यानी 1784 में। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो वह था सर विलियम जोन्स। देखिए, अगला फैक्ट क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो होती है 1906 को होती है, 15 अगस्त को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, आप इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी देखिए नेशनल, दोस्तों एक बार देख लीजिए, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो नेशनल एजुकेशन कमीशन है यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब होती है? तो वह होती है 1906 में, 1906 में 15 अगस्त को। आप इसको भी याद रखिएगा। और एक फैक्ट और दिया है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किसके प्रयत्नों से? डीके कर्वे के प्रयत्नों से। तो पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? वह हुई है बम्बई में। किसके प्रयत्नों से? तो वो है डीके कर्वे के प्रयत्नों से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीके कर्वे। इसको याद रखिएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो मुंबई में की जाती है उसको करने वाले कौन थे? वो थे डीके कर्वे की अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो देखिए दोस्तों, कभी कभी दे दिया जाता है धोंदो केशव कर्वे। तो आप याद रखिएगा, ये जो डीके कर्वे नाम दिया गया है इसी का फुल फॉर्म क्या है? धोंदो केशव कर्वे। एग्जाम में आपसे ये भी दे दिया जाता है, या तो धोंदो केशव कर्वे दे दिया जाएगा या डीके कर्वे दे दिया जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, अगला जो फैक्ट हमारा दिया है वह है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वो किसके प्रयत्नों से की गई थी? तो 3 नाम आप याद रखिएगा, एक राजा राम मोहन राय, दूसरा डेविड हेयर, तीसरा कौन थे? अलेक्जेंडर डफ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्नों से होती है, तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अगला फैक्ट क्या दिया गया है? वह है वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो आप याद रखिएगा, बीएचयू आप नाम इसका सुने होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
यानी बीएचयू की अगर स्थापना की बात पूछा जाए तो कब किया गया था? 1916 में, यानी 1916 में किया गया था। वो भी किसके प्रयत्नों से? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो आपसे पूछा अगर जाए कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1916 में, यानी 1916 में होती है। और किसके प्रयत्नों से होती है? तो वो होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई डीके कर्वे ने। तो आपसे पूछा जाए कि पूना में विधवा गृह यानी विडो के लिए, ये जो विडो होती थी, जो विधवा होती थी, इनके लिए पूना में क्या किया गया? एक विधवा गृह की स्थापना की। और इस विधवा गृह की स्थापना करने वाले कौन थे? यही डीके कर्वे, यानी धोंदो केसे कर्वे। तो डीके कर्वे के दो फैक्ट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो बनाया गया था बंबई में, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? डीके कर्वे। अब पूना में जो विधवा गृह की स्थापना किया तो वो भी किसने किया था? डीके कर्वे, यानी धोंदो केशव कर्वे। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट जो इस कॉलम में दिया गया है परिचय उपयोगी दृष्टि, ये लगभग सारे फैक्ट पूछे जा चुके हैं। और आपके जो एग्जाम आने वाले, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए और आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए चीज़ों को, क्योंकि आप जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास होता है, यानी जो प्रेस का डेवलपमेंट होता है, इससे संबंधित क्या फैक्ट दिया गया है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं कब कब आई और किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं बंगाल गजट की। देखिए यहाँ दिया गया है बंगाल गजट। तो यह भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। अगर हम बात करें बंगाल गजट की, तो बंगाल गजट क्या था? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था, तो वह कौन था? बंगाल गजट। अब एक नाम मिलता है J.A. हिक्की। इन्होंने क्या किया? 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बंगाल गजट है, इसी बंगाल गजट का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन किसने किया था, तो J.A. हिक्की ने किया था। कब? 1780 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, J.A. हिक्की का नाम क्या मिलता है? पूरा नाम मिलता है इनका जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो आप याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है J.A. हिक्की या जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो ये किससे संबंधित है? बंगाल गजट से। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, पूरा नाम इनका है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, यह भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। अब हम देखते हैं जो अगला फैक्ट दिया है वो है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इसने क्या किया? 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया, यानी पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1799 ईस्वी में यानी 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर किसने लगाया था, तो वह लगाने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? सभी समाचार पत्रों पर 1799 ईस्वी के आसपास क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया। और पूछा जाए कि पत्रेक्षण अधिनियम को किसने पारित किया था, तो इसी वेलेस्ली ने। और इस पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द कौन किया था, तो वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कब? 1818 ईस्वी में। तो दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पत्रेक्षण अधिनियम था, इस पत्रेक्षण अधिनियम को पारित किसने किया था, तो पारित करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया था? 1799 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द किसने किया था, तो वह करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कब किया था? 1818 ईस्वी में। तो दोस्तों आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा कि अधिनियम को पारित किसने किया था और इस पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द किसने किया था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन के समय में क्या क्या घटनाएं हुई। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था 1878 का, वो इसी के समय में आया था। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इसका पूरा नाम होता है VPA, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। तो यह कब आया था? 1878 में इसको पारित किया गया था, 1878 में। और किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिटन के समय। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? 1882 में, यानी 1882 में। तो दोस्तों आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था और रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था 1882 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। उनके समय में क्या क्या समाचार से संबंधित डेवलपमेंट हुआ या कौन कौन सी पत्रिका आई। तो देखिए अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी अगर हम बात करें दोस्तों, देख लीजिए एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें
तो देखिए, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आते बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पत्रकारिता के लिए, यानी पत्रकारिता के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो नाम आप याद रखिएगा कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अब हम देखते हैं, बात करते हैं फ्री हिंदुस्तान या तारक नाथ दास का अखबार था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था ये किसका था, तो यह था तारक नाथ दास के, यही इसके प्रकाशक यानी संपादक थे। फ्री हिंदुस्तान जो था वो तारक नाथ दास। दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, आपसे बहुत बड़ी मात्रा में एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये सब याद करने के लिए आपको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो जब 2 से 3 बार देखेंगे और चीज़ों को जब 3-4 बार खुद रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैकिए क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी। बस आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और इस बुक को लाके आप मार्केट से चाहे इससे पढ़ लीजिए, चाहे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप इसका नोट डाउन करते चलिए। आपको रिवीजन में ये बहुत ही लाभदायक होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सर क्या बता रहे थे, फिर आप मत कहिए कि हमने नहीं बताया। देखिए अनुभव हमारा है, तो आप इस पर बिलीव करिए, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों राम मोहन राय की। देखिए राम मोहन राय की हम बात करें तो संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चाँद जो कि बांग्ला में, और मिरातुल अखबार फारसी में इन्होंने प्रकाशन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, तो याद रखिएगा राम मोहन राय। अब प्रज्ञा का चाँद जो कि बांग्ला भाषा में, इसका प्रकाशन किसने किया, तो अभी किया राम मोहन राय ने। और मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में, इसका प्रकाशन किसने किया, तो अभी राम मोहन राय। यानी राम मोहन राय से अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चाँद और मिरातुल अखबार, ये तीनों ही राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए दोस्तों। आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं इंडियन मिरर की, जो कि एक क्या था, अखबार था, यानी न्यूज़पेपर था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष इसके संपादक थे। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था, यानी जो अखबार था इंडियन मिरर, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापकों में देखिए 2 लोगों का नाम आता है, एक था देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा मनमोहन घोष। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आप उस इनमें से किसी एक पे टिक कर दीजिएगा। देखिए कभी भी एग्जाम में दोनों नाम नहीं देंगे, या तो देवेंद्र नाथ टैगोर दे देंगे या मनमोहन घोष देंगे। अगर देंगे तो दोनों एक साथ देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मिरर का जो अखबार था, इसका जो संस्थापक था वह कौन था दोस्तों, तो आप याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं गदर की। देखिए एक गदर सनी देओल वाली मूवी नहीं है, आप याद रखिएगा, इस गदर की हम बात करते हैं। वो गदर तो मूवी बनी थी, आप तो जानते हैं, नल हैंडपंप वाली कहानी, आज तक भी वो डायलॉग याद है। तो देखिए गदर पार्टी का मुख्य पत्र था, एक पार्टी थी गदर पार्टी, उसी गदर पार्टी के नए नाम से गदर क्या था, एक न्यूज़पेपर निकला या एक मुखपत्र निकला, एक साप्ताहिक पत्र था। तो आपसे पूछा जाए गदर क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था, यानी वीकली ये आता था, हफ्ते में एक बार आता था, और गदर पार्टी की तरफ से यह पत्र आता था। तो देखिए गदर की हम बात करें, इसका प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वह 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से हुआ, उर्दू भाषा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गदर, इस गदर साप्ताहिक पत्र का प्रथम संस्करण जो आया तो उसका प्रकाशन कब हुआ, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1913, यानी 1913, 1913 में 1 नवंबर को उसका पब्लिकेशन होता है। वो कहाँ से होता है, वो भी सैन फ्रांसिस्को से होता है, और किस भाषा में होता है, उर्दू भाषा में होता है। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, इसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका से होता है। किस भाषा में होता है, उर्दू भाषा में होता है। और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी भाषा में भी इसका प्रकाशन कर दिया जाता है, यानी पहला संस्करण आता है 1 नवंबर को उर्दू भाषा में, फिर 9 दिसंबर को गुरुमुखी भाषा में भी इसका प्रकाशन कर दिया जाता है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन, एक अंक पख्तूनी भाषा में भी इसका प्रकाशन होता है। तो मराठी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, गुजराती में आता है, पख्तूनी में आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि गदर पार्टी का प्रकाशन किस किस भाषा में किया गया था, गदर साप्ताहिक पत्र का, तो देखिए एक तो इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ, तो आप एक ये याद रखिएगा। दूसरा इसका प्रकाशन गुरुमुखी भाषा में हुआ, तो 2 ये हो गए। फिर इसका प्रकाशन मराठी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, गुजराती में होती है। इसका एक अंक जो है पख्तूनी में भी आया था। तो कितने हो गए, 2 2 4 1 5 2 7। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गदर पार्टी किन किन भाषाओं में
पब्लिश हुआ था, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं और वहाँ ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। तो आप इसको जब याद रखेंगे कि उर्दू में हुआ था, गुरमुखी में हुआ था, मराठी में हुआ था, हिंदी में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था, पख्तूनी में हुआ था, तो कौन सा नहीं हुआ था उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बांग्ला दे दिया जाएगा। तो आपको वही याद रखना है कि इसका, जब आप ये याद रखेंगे किस में हुआ था तो आप आसानी से जब वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि किस में नहीं हुआ था। बस आपको याद रखना कि किस किस भाषा में इसका पब्लिकेशन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। तो देखिए, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी इसके संस्थापक कौन थे, तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों, आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि इस पत्रिका का किस किसने पब्लिकेशन किया। देखिए, यहाँ जितने भी फैक्ट दिए हैं ये लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं। आप जब भी पेपर देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का जब पेपर आप देंगे, जिसमें गोला भरने वाले जो पेपर होते हैं, जो टिक करने वाले पेपर होते हैं, जब आप उस पेपर को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। आप देखिए, अगर इसको इसी तरह पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और खुद से पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप आपको समझ में आएगी। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पत्रिका या न्यूज़पेपर दिया गया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब उनको भी देख लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन की। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी इसका प्रारंभ किसने किया था, तो प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। किसी कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रारंभ किया था 1903 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी इसका प्रारंभकर्ता कौन था, तो प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। और इन्होंने इसका प्रारंभ कहाँ से किया था? किया था दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से किया था। कब? 1903 यानी 1903 में। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो वह थे मनसुख लाल नजर। यानी इस इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक अगर पूछा जाए, प्रारंभ किसने किया था तो गांधी जी ने, लेकिन प्रथम संपादक पूछा जाए तो वह थे मनसुख लाल नजर। और किस किस लैंग्वेज में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया। तो ये जो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी इसका जो पब्लिकेशन जो किया जाता है दोस्तों 4 भाषाओं में किया जाता है। उन 4 भाषाओं में आप याद रखिए, एक तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, यानी इन 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका था उसका पब्लिकेशन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। कहाँ से किया गया था? दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। अब हम बात करते हैं दी इंडियन नेशन की। इसके संस्थापक कौन थे? ये थे कामेश्वर सिंह। ये जो इंडियन नेशन जो पत्रिका थी इसके अगर संपादक पूछा जाए वह कौन थे, तो वह थे कामेश्वर सिंह, इसके संस्थापक थे। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण पिल्लई के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। या स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामकृष्ण पिल्लई, अगर आप इनका जन्म एक बार दोस्तों भूल जाए कि 1878 में होते, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि स्वदेश वाहिनी जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी। तो उसके संस्थापक थे दोस्तों रामकृष्ण पिल्लई। अब हम बात करते हैं गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्रों की। तो देखिए, हरिजन की अगर हम बात करें तो भी गांधी जी की है, हरिजन बंधु की हम बात करें तो भी गांधी जी की है, और हरिजन सेवक की अगर हम बात करें तो वो भी गांधी जी की है। तो हरिजन का इन्होंने पब्लिकेशन किया था अंग्रेजी लैंग्वेज में, हरिजन बंधु का पब्लिकेशन इन्होंने किया था गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक का जो पब्लिकेशन किया था इन्होंने हिंदी भाषा में किया था। तो आप याद रखिएगा गांधी जी के समाचार पत्रिकों के बारे में। तो हरिजन किसकी है? गांधी जी की, जो इंग्लिश लैंग्वेज में। हरिजन बंधु भी गांधी जी की है जो कि गुजराती भाषा में है, और हरिजन सेवक जो है यह हिंदी में है, यह भी किसकी थी? गांधी जी की थी। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, हरिजन, हरिजन बंधु हो हरिजन सेवक। अगर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों तो आप क्या टिक करेंगे? गांधी जी पर आप टिक करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की। यह जो समाचार पत्र था इसका प्रारंभ किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। तो आप याद रखिएगा, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर था इसका पब्लिकेशन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका प्रारंभ किया था मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों आप ये नाम अच्छे से याद रखिएगा। अब एक फैक्ट और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत भारत, ये जो था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था मराठी भाषा में, एक पाक्षिक था यानी एक न्यूज़पेपर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहिष्कृत भारत सॉरी दोस्तों, बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर था या जो पत्रिका थी इसका पब्लिकेशन किसने किया था,
तो वह किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। किस भाषा में किया था दोस्तों? तो मराठी भाषा में इसको किया था। तो आप याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की यह पत्रिका है, बहिष्कृत भारत। अब हम बात करते हैं दोस्तों हिंदू पैट्रियाट की। हिंदू पैट्रियाट जो है, इसके प्रथम संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। और 1855 में ईस्वी में लेकिन इसके संपादक कौन बन गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। यानी अगर हिंदू पैट्रियाट की हम बात करें तो 1853 ईस्वी के आसपास हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक कौन थे? तो आते गिरीश चंद्र घोष। लेकिन अगर पूछा जाए 1855 ईस्वी में इसके संपादक कौन हो गए, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियाट से दोस्तों आप फैक्ट याद रखिएगा, एक गिरीश चंद्र घोष या हरिश्चंद्र मुखर्जी। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दोनों में से एक नाम दिया होगा, आप उस एक को टिक कर देंगे। अब हम बात करते हैं सोम प्रकाश की। देखिए दोस्तों, सोम प्रकाश जो है एक समाचार पत्र था जो कि बांग्ला भाषा में था और वीकली आता था, यानी साप्ताहिक था। तो अगर आपसे पूछा जाए सोम प्रकाश क्या था, एक न्यूज़पेपर था, बांग्ला भाषा में था और साप्ताहिक आता था, यानी वीकली में आता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। अगर आपसे पूछा कि सोम प्रकाश का जो प्रकाशन था वो किसने किया था, तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ये नाम आप याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका प्रकाशन किया था? तो वह किया था सोम प्रकाश का। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था इसमें। तो अगर आपसे बात किया जाए कि सोम प्रकाश का पब्लिकेशन किसने किया था दोस्तों, तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था इसका पब्लिकेशन कौन किया था? वो किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और इसमें इन्होंने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ और फैक्ट दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ और पत्रिका दी गई है। देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट दिया गया है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, अगर आप मॉडर्न इंडिया देखिए, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। आप कोई भी अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप दोस्तों देख लीजिए एक बार, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, यानी और उसमें आप जानेंगे कि इतिहास से क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? आधुनिक भारत का। और इन सब जगहों से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास करने में किसका कौन सा योगदान था। और ये जो आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ, या किस किस पत्रिका का, न्यूज़पेपर का, अखबार का किस किसने पब्लिकेशन किया, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ी मात्रा में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर प्रकाशन हुआ था, तो सब नाम याद करना संभव नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं लगभग हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ और फैक्ट दिए गए हैं इससे पत्रिका से संबंधित दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं अल हिलाल की। अल हिलाल क्या था? एक उर्दू साप्ताहिक था दोस्तों। देख लीजिए, अल हिलाल जो था वह क्या था? उर्दू भाषा में आता था लेकिन साप्ताहिक था, यानी वीकली आता था। इसका प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए अल हिलाल क्या था, एक उर्दू साप्ताहिक था, यानी उर्दू भाषा में या न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता था। और अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो वह किया था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, अल हिलाल का प्रकाशन किया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। देखिए उनके बारे में क्या फैक्ट दिया गया है। तो देखिए, वंदे मातरम का इन्होंने प्रकाशन किया जो कि उर्दू भाषा में किया है, दैनिक रूप से आता था। दी पीपुल का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया जो कि साप्ताहिक आता था। तो आप याद रखिएगा, अगर बात किया जाए लाला लाजपत राय की, तो देखिए दोस्तों, वंदे मातरम का पब्लिकेशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। लेकिन ये जो वंदे मातरम था ये उर्दू भाषा में आता था और दैनिक आता था, यानी या आता था डेली आता था, इसका डेली पब्लिकेशन किया जाता था। और दी पीपुल का इन्होंने प्रकाशन किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि साप्ताहिक आता था, यानी ये हफ्ते में एक बार आता था, वीकली आता था। तो आप दोनों दोस्तों याद रखिएगा, वंदे मातरम और दी पीपुल, ये दोनों ही फैक्ट किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कौमी आवाज़ की। कौमी आवाज़ भी जो था एक उर्दू अखबार था। कौमी आवाज़ जो था उर्दू अखबार था। इसका जो प्रकाशन था जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौमी आवाज़ क्या था? एक अखबार था। कौमी आवाज़ जो था एक अखबार था, यह उर्दू भाषा में पब्लिश होता था और इसके प्रकाशन करने वाले दो लोग थे। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरा रफ़ी अहमद किदवई। तो दोस्तों ये भी आप नाम याद रखिएगा कि कौमी आवाज़ का पब्लिकेशन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और किसने किया था? रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। अब दोस्तों देख लीजिए राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार जो था यह दादा भाई नौरोजी से संबंधित पत्र था। अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्र गुप्तार था
या राष्ट्र गुप्तकार पत्र जो था वो किससे रिलेटेड था या किससे संबंधित था, एग्जाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी जी से संबंधित था राष्ट्र गुप्तकार। अब बात करें हम कॉमन बिल की। कॉमन बिल जो था यह एक अंग्रेजी पत्र था जो एनी बेसन के द्वारा संपादित किया जाता था। तो अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कॉमन बिल जो था वो कौन सा पत्र था, तो किस भाषा में था, तो यह अंग्रेजी भाषा में आता था और इसका पब्लिकेशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। तो दोस्तों हमने जो आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास है या आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ है, हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों कि कौन कौन से पत्र हुए या न्यूज़पेपर हुआ या अखबार हुआ, उसका पब्लिकेशन किस किस लोगों ने किया है। देखिए दोस्तों ये जो है एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते रहते हैं और बड़ी मात्रा में कन्फ्यूजन हो जाता है और लगभग हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सारे याद रखिएगा कि अल हिलाल को किसने किया था, कौमी आवाज़ को किसने किया था, लाला लाजपत राय ने क्या किया था, गांधी जी के समय में कौन से आया था, बहिष्कृत भारत के कौन से थे, इंडियन ओपिनियन के थे। लगभग जितने फैक्ट यहाँ दिए हैं दोस्तों इस बुकलेट में सब के सब इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि ये घटना चक्र की बुक है, तो आप चाहे इसको मार्केट से आसानी से ले भी सकते हैं और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि आप जब चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे तो आप जब भी रिवीजन करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप जब अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से चीज़ों को लिखे रहेंगे तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपने कहाँ पे नोट की है और आप क्या क्या चीज़ों को छोड़ा है, क्योंकि आप हर बच्चों की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। किसी को कुछ फैक्ट पता होंगे, किसी को कुछ फैक्ट नहीं पता होंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जिन बच्चों को ये बुक लेना है तो वो जाके ले सकते हैं, घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को देख लिया, लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक से है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा हम उसको वहाँ से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की। बस चलते चलते दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल स्टडी विथ रामा, दोस्तों ये जो चैनल है स्टडी विथ रामा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी दोस्त हो या भाई बहन हो जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उन तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से चीज़ें मिल जाए। देखिए दोस्तों हम इस सीरीज़ में पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले, यहाँ तक कि हम पूरा इतिहास यहाँ इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा आएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आप सभी दोस्त वीडियो को क्रम से देखते रहें और बने रहें और आपके जो भी दोस्त हों भाई बहन हों उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी वीडियो को आप लाइक कर दें। बाकी अगर आप सबके कोई डाउट हो, कुछ आप सबको चीज़ें ना समझ में आई हो, कोई आपका क्वेश्चन रहेगा, कुछ आप आंसर जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आपके कोई भी डाउट हो, हम सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे आप उस टारगेट को अपने दिमाग में हमेशा लेके चलेंगे और अपना 100% अपने एग्जाम को देंगे, अपना फोकस बनाए रखेंगे। चलिए अब दोस्तों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।